तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कम समय में हम यूपीएससी का सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं। इतना आपको आइडिया होगा कि भाई जो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम का, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन टाइम भी हमारे पास लिमिटेड ही है। और एक साल के अंदर हम सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। तो दरअसल क्या है कि मैं आपको थोड़ी एक नई अप्रोच बताऊंगा। तो बहुतों को आपको पता भी होगा, क्योंकि मैंने अपने एक लास्ट 25 स्ट्रेटजी वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और बहुतों को नहीं भी पता होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। एक जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, यानी कि 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स यही फॉलो करते हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि पहला एग्जाम को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस। उसके बाद ऐसा करते हैं अपने बेसिक्स कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि एनसीईआरटीज़ की, चलो भाई बेसिक्स पूरे कंप्लीट कर देते हैं, एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे, यानी कि स्टैंडर्ड ये अपनी एडवांस प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, ज़्यादातर ये फॉलो करते हैं, और ठीक है, अच्छी अप्रोच भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरी अप्रोच के बारे में आज मैं बात करूंगा कि दूसरी जो अप्रोच है उससे अगर आप सही कंसिस्टेंटली अगर आपने उसको फॉलो कर दिया, तो आई एम श्योर आपके 1 से 2 महीने बच जाएंगे। ठीक है, वो कैसे बचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज दूसरी अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं। तो वो अप्रोच है कि सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को कवर करना। अब थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ। अब देखो, जो पहले की जो अप्रोच होती थी उसमें क्या होता था कि हमने पॉलिटी की एनसीईआरटी उठाई, कंप्लीट कर दी, फिर हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाई, फिर वो कंप्लीट कर दी, फिर ऐसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे ऐसे करके हमने सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर दी। या फिर हमने 6 to 10 की सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर दी, उसके बाद 11-12 की सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करी, तो हो गया हमारा बेसिक्स कंप्लीट। अब चलो भाई एडवांस पे, और अपने अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट पसंद है उसको कवर करते हैं। लेकिन इस अप्रोच में आपको क्या करना है, देखो, अब ये जो एक सब्जेक्ट वाइज अप्रोच है, इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको एक सब्जेक्ट को पकड़ना है और उस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है पहले। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने पूरे एनसीईआरटीज़ कवर कर दी। देखो, ये एक सजेशन है ना, ये तरीका है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। अब कंपल्शन नहीं है कि आपको करना ही करना है, कि आप बस अब आप जो भी अपना फॉलो कर रहे थे वो सब छोड़ के आपने ये फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मैं बस आपको एक नया मेथड बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है अप्लाई करके देख सकते हो एक सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको रिजल्ट मिलता है और आपके लिए वर्क करता है तो तभी इसको फॉलो करना। देखो, मेरा काम है आपको 3-4 तरीके बताना, उसमें से जो आपको पसंद है, जो आपके लिए वर्क करता है, देन यू कैन प्रोसीड विद दैट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, अब एग्जाम्पल इसमें आप ऐसे इसमें क्या करोगे, अब एक सब्जेक्ट को आपने उठाया, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई मैं पहले एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करूंगा, तब जाके मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आऊँगा। 2 सब्जेक्ट्स को भी साथ में लेके चल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट को लेके चलना। जैसे आपने बोला कि चलो पहले मैं पॉलिटी को टारगेट करता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि पॉलिटी सब्जेक्ट का बेसिक्स भी, एडवांस्ड भी, सारी चीज़ें आप एक साथ कवर कर दोगे, यानी पूरा सिलेबस कवर कर दोगे प्रीलिम्स प्लस मेंस का। तो इससे क्या होगा कि एक कोर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। अब ऐसे में आपने उठाई एनसीईआरटीज़, तो आपने एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ा। नाउ यू जंप टू लक्ष्मीकांत, जो कि स्टैंडर्ड बुक है। आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी, ठीक है, अंडरलाइनिंग वो सब कंप्लीट। और उसके बाद अब आपने कहा कि भाई एक सब्जेक्ट मेरा हो गया है, लेट्स जंप टू अनदर सब्जेक्ट। अब आपने कहा कि चलो ऐसा करता हूँ, मैं हिस्ट्री कवर कर लेता हूँ, हिस्ट्री को टारगेट करता हूँ। अब आप दूसरे सब्जेक्ट पे आए, अब आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ पढ़ी, और क्योंकि हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ ही अपने में मोर देन सफिशिएंट है, और साथ में बस स्पेक्ट्रम ऐड करना है, तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी में आपने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया और आपकी हिस्ट्री होगी कंप्लीट। एक ऐसी अप्रोच आप लेके चल सकते हो। अब इसमें 2-3 चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अपने जो प्रिपरेशन है उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए। कैसे? आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आपने पॉलिटी पहले पढ़ ली, अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। जब आप हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे होंगे, यानी कि आपने पहले पॉलिटी पढ़ ली पिछले महीने, अब इस महीने आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो अब इस महीने हिस्ट्री में तो जो करंटली आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसका रिवीजन तो करोगे, लेकिन जो आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ लिया था ना, अब आप उसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया ना। आपने प्रीलिम्स और मेंस का जो भी पॉलिटी वाला पार्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था, वो अच्छे से कंप्लीट कर दिया। नाउ यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। मतलब कि द ग्रेट थिंग इज कि 1-2 महीने बाद ही आप सीधे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। जहाँ पर पहले क्या होता था कि हम जब एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करते थे तो हमने 3-4 महीने एनसीईआरटीज़ को दिए और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ पे 4 या 5 महीने बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो भी कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो जाते थे। अब दूसरी बात यह है कि अब अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं विद दी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, या जो हमारी ट्रेडिशनल जो तरीका था, अब उसमें क्या होता है ना कि
फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि यार चलो मैं एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करता हूँ, और आपने पहले पॉलिटी पढ़ी, फिर हिस्ट्री पढ़ी, फिर ज्योग्राफी। अब देखो, हिस्ट्री पढ़ी एनसीईआरटीज़, और एनसीईआरटीज़ के बाद आपने ज्योग्राफी पढ़ी। अब होगा क्या कि जब आप एडवांस में आओगे, मतलब ये एक बता रहा हूँ, जो कंसिस्टेंट नहीं है उनके लिए ये एक मतलब उनके लिए इशू आता है। जो कंसिस्टेंट उनको तो देखो कभी इशू आएगा ही नहीं, वो कैसे भी पढ़े, 2 सब्जेक्ट पढ़े, 1 सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़े, पेपर बाय उनको कभी इशू आएगा ही नहीं, याद रख लो। तो जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई प्रिपरेशन करते हैं ना, उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहे, अब उनको क्या इशू आएगा कि हिस्ट्री की एनसीईआरटी हुई, ठीक, अब उसके बाद आपने ज्योग्राफी पढ़ी 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, ऐसे ऐसे करके अब 2-3 महीने बाद जब आप एडवांस प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कि अब आपने कहा कि चलो अब मेरे को हिस्ट्री का एडवांस प्रिपरेशन करना है, तो चलो मैं उठाता हूँ स्पेक्ट्रम, या फिर थोड़े से कुछ टॉपिक जो एंशिएंट मेडिवल में नहीं है उनको कवर करता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि जो कि कंसिस्टेंट भी नहीं है, और अगर मान लो कि बहुत गैप के बाद आप अपनी एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक बार फिर से उन एनसीईआरटीज़ को गो थ्रू करना पड़ेगा, और टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। अब ऐसे में क्या होगा कि 5 से 10 दिन आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो उसके बाद फिर आप अपने पहले जो आपने पास्ट में पढ़ा है, जो टाइम में अगर रिवाइज़ नहीं किया है तो उसको रिवाइज़ करोगे, फिर जाके आप एडवांस में आओगे। अगर आप कंसिस्टेंट हो और टाइम टू टाइम रिवाइज़ भी करो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब वैसे ही अगर 4-5 दिन का डिले हर सब्जेक्ट में होता है, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो 20 से 25 दिन का डिले, यानी कि 1 महीना आप ऐसे ऐसे बचा सकते हो। मतलब आपने एक सब्जेक्ट उठाया, उसको अच्छे से कंप्लीट किया, वैसे आपने फिर आए ज्योग्राफी पे आए, मतलब जो नई न्यू मेथड में आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री आपने कंप्लीट किया, फिर आप ज्योग्राफी पे आए, ज्योग्राफी के आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी। आपको पता है कि एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है, अराउंड 60 to 75% आपका सिलेबस अच्छे से कवर कर देंगी। अब आपको क्या करना है, 25% ही तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है। 25% जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, जो कि एनसीईआरटीज़ के थ्रू अच्छे से कवर नहीं है, आपने उसके नोट्स अरेंज करे और उनको एनसीईआरटीज़ के बाद सीधे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा ना, एनसीईआरटीज़ के बाद मुश्किल से 15-20 या 10-15, डिपेंडिंग कि आप कितना टाइम देते हो, कितनी आपकी कैपेसिटी है, आप 10-15 दिन दोगे एंड आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट। यानी कि स्टार्टिंग के ही 5-6 महीने आपके मेजर सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे, और साइड बाय साइड ऑप्शनल तो आपका चलता रहेगा। तो मतलब कि जो यूपीएससी का जो मोस्टली क्या होता है ना, कि सबका प्रिपरेशन एंड तक चलता है। बहुतों का अप्रैल तक, बहुतों का तो मई तक, मई में भी बहुत से अपना सिलेबस कवर कर रहे होते हैं। वहीं आपका टाइम से ही नवंबर दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और फिर उसके बाद जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स बचते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए तो वैसे भी उतने उनके लिए एनसीईआरटीज़ तो वैसे भी नहीं है, और उसके लिए आपके थोड़े बहुत नोट्स ही काम चल जाएगा उनसे, है ना। क्योंकि अगर कोर सब्जेक्ट्स आपके जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से कवर है, तो आगे आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक सिंपल सा एक मेथड था। द पॉइंट इज़, एक न्यू आइडिया था कि वैसे तो ठीक है, बहुतों को पता भी होगा पहले से, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो ये इस तरीके से भी सोच सकते हो। मतलब देखो, एक तरीका है, अलग अलग तरीके होते हैं, तो ऐसा अपने आपको रिस्ट्रिक्ट मत करना सिर्फ एक ही चीज़ पे कि भाई मैं पहले बेसिक्स ही सारी करूँगा फिर जाके। ऑब्वियसली पहले तो देखो, अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप पहले सारे बेसिक्स कंप्लीट कर दो, वो भी ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अभी जैसे आप में से बहुत से एडवांस हैं, है ना, जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हो कि ऑलमोस्ट आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो वाई नॉट जस्ट गो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं इंटरेस्टिंग होंगी, तो आराम से वो टाइम दे सकते हैं बेसिक्स में। लेकिन जो एडवांस है, जो ऑलरेडी 1-2 साल से पढ़ रहे हैं, और अभी थोड़ा सा वो प्रेशर भी हो जाता है, फिर वो अगर बेसिक्स मतलब एनसीईआरटीज़ पे टाइम देते हैं 3-4 महीने का, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन या ऐसा कंडीशन ना आए, तो आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी प्रोसीड कर सकते हो। तो ये चीज़ है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आप मेरे से बोलो कि भाई आप हमें रिकमेंडेशन दो, तो मैं बोलूँगा कि अगर एकदम कंप्लीट बिगनर हो तो ठीक है, आप एक बार सारी एनसीईआरटीज़ कवर कर सकते हो। हालांकि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट ये होता है कि ठीक है, और बाकी जो आपके एडवांस है, तो एडवांस वाले तो आपका बिल्कुल सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। एंड बाकी जो बिगनर है, वो चाहे ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें या न्यू मेथड। देखो, इन शॉर्ट बात ये है कि आपको